तो हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। और आज के वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा और आप लोग आज के लेक्चर का वेट कर रहे होंगे, हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है और मिनिमम एक क्वेश्चन तो बनता है, यानी 4 नंबर तुम इस चैप्टर से सिक्योर कर सकते हो। देखो, लड़ाई है 600 नंबर तक पहुंचने की। 720 में से अगर हम 600 नंबर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक क्वेश्चन पर मेहनत करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री के 180 में से हम लोगों को उन चैप्टर्स को देखना पड़ेगा जिनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी आते हैं। और सॉल्यूशन ये वो चैप्टर है जिसमें से गारंटी 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, गारंटीड आएंगे। और ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस मोल कॉन्सेप्ट से होते हुए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से होते हुए, केमिकल काइनेटिक्स से होते हुए, इक्विलिब्रियम तक, यानी हर जगह ही होती है इन शॉर्ट, क्योंकि इसके अंदर मोलैरिटी मोलैलिटी ये सब चीजें भी होती हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम इस चैप्टर को आज उठाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट हमारा चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशंस। एंड एज यू कैन सी, आप लोगों के लिए ऑलरेडी इतनी मेहनत करी जा चुकी है कि नोट्स बनाए जा चुके हैं। आप लोगों के लिए ऑलरेडी नोट्स बना लिए मैंने, ताकि आप लोगों को मैं डायरेक्टली वन शॉट पढ़ाऊं तो आप लोगों का टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो एंड फटाफट फुर्ती में इसको बनना चाहिए, पूरी स्पीड में बोले तो बाबू भैया अपना चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हैं? हाउस द जोश? हाय, बहुत बढ़िया। चलो, सबसे पहले बात करते हैं हमारे चैप्टर सॉल्यूशंस के बारे में कि एक्चुअली सॉल्यूशंस क्या है। तो बेसिकली सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का। सर, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है कि जब आपने कोई दो चीजों को मिक्स करा तो वो एक दूसरे के अंदर इवनली मिक्स हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप लोग सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो वाटर सॉल्ट के अंदर इस प्रकार डिसॉल्व हो जाती है कि कुछ समय के बाद आपको सॉल्ट का एक भी पार्टिकल पानी के अंदर तैरता हुआ नहीं दिखाई देगा। आपने देखा होगा ऑक्सीजन गैस इन वाटर। ऑक्सीजन गैस को जब आप लोग वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा ही नहीं कि इस वाटर में ऑक्सीजन नहीं है। तो इस तरीके के सॉल्यूशंस को बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशंस। तो ध्यान रखना, सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर मौजूद कंपोनेंट्स जैसे शुगर, वाटर, सॉल्ट, ऑक्सीजन, ये सब कंपोनेंट्स हैं, होमोजीनियसली डिसॉल्व हो जाए। लेकिन सॉल्यूशंस चैप्टर में, केमिस्ट्री में, हम लोग ज्यादा बात नहीं करते। हम लोग केवल और केवल एक टाइप के सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सोचो, इसी ने हमारी जीवन झंड कर दिया। इस बाइनरी सॉल्यूशन को पढ़ने के लिए हमें पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। हमारी लग गई है और ये कह रहा है कि केवल एक टाइप का सॉल्यूशन तो पढ़ना है। वाह बेटे वाह, मौज कर दी। ठीक है, चलें आगे। बहुत बढ़िया। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं? एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर, ऑब्वियसली सॉल्यूशन वर्ड है तो होमोजीनियस तो होगा, ऑफ टू कंपोनेंट्स ओनली। केवल और केवल आपको इसके अंदर दो कंपोनेंट्स दिखाई देंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। केवल और केवल दो कंपोनेंट्स दिखाई देंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सर, सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्यूट आपके बाइनरी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट, सॉल्यूट, जो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर लेता है और हमेशा लेसर क्वांटिटी में होता है। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट को जब आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में होती है और वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जब आप सॉल्ट को वाटर के अंदर ऐड कर दोगे तो कुछ टाइम बाद सॉल्ट, जो कि अभी कुछ देर पहले सॉलिड था, अब वो वाटर के अंदर डिसॉल्व करके लिक्विड फॉर्म में चला गया। तो सॉल्ट ने अपनी फिजिकल स्टेट सॉलिड से लिक्विड कर ली, तो वो सॉल्यूट है। अगर हम बात करें गैस की, तो ऑक्सीजन कुछ टाइम पहले तक तो गैस था, लेकिन अब पानी के अंदर डिसॉल्व होने के बाद वो लिक्विफाई हो गया। अब आपको गैस के बबल्स अलग थोड़ी दिख रहे हैं। तो ऑक्सीजन ने भी अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर ली, तो वो भी सॉल्यूट हो गया। और आप जानते ही हो कि पानी के अंदर सॉल्ट को हमेशा कम मात्रा में ही मिलाया जाता है एज कंपेयर टू वाटर।
हमेशा लेसर क्वांटिटी में होगा, इसीलिए हम उसे सॉल्यूट की कैटेगरी में रखेंगे। वहीं अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो वो अपनी फिजिकल स्टेट कभी नहीं बदलता, नेवर चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट, और हमेशा हायर क्वांटिटी में होगा। जैसे कि आपका वाटर सॉल्ट डालने के पहले भी लिक्विड था, सॉल्ट डालने के बाद भी लिक्विड है, तो उसने अपनी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अच्छा, अब कई बार मेजर सवाल ये आता है कि मान लो हमारे पास में 40 या चलो हमारे पास में 36 ग्राम वाटर है और हमारे पास में 36 ग्राम C2H5OH। अब आप बोलोगे सर यहां पर तो दोनों की क्वांटिटी सेम है, यहां पर वाटर भी लिक्विड है, अल्कोहल भी लिक्विड है, तो अब सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट कौन? तो अब इनके मोल्स निकालेंगे। अब क्या करेंगे? इनके मोल्स निकालेंगे। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास यानी 36 और मोलर मास यानी वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18। तो वाटर के 2 मोल्स हैं, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो 12 टू 24, 24 प्लस 6, हाँ 36। तो अल्कोहल का गिवन मास भी 36 है और अल्कोहल का मोलर मास का भी 36 है, तो इसके मोल्स 1 है। तो इन टर्म्स ऑफ मोल दोनों सेम है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली ये ज्यादा अमाउंट में है यानी ज्यादा मोल्स है, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्वेंट और ये हो जाएगा बेटा आपका सॉल्यूट। क्या बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्या तुम इस समझ में आए? क्या तुम इस बात को समझ पाए? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब गाइस हमारे सॉल्यूशंस 9 टाइप के होते हैं और किसी भी सॉल्यूशन का नेचर सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। ध्यान रखना इस बात का, किसी भी सॉल्यूशन का नेचर सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, यानी जो नेचर सॉल्वेंट का होगा वही नेचर सॉल्यूशन का भी होगा, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में है और जो ज्यादा मात्रा में होता है वही तो डिसाइड करता है आपका नेचर। तो यहां पर अगर हम बात करें कि हमारा सॉल्यूट गैसियस नेचर का है और हमारा सॉल्वेंट भी गैसियस नेचर का है, तो यहां पर आपका सॉल्यूशन किस टाइप का हो जाएगा? यहां पर आपका जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका सॉल्यूशन यहां पर हो जाएगा गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? एयर, 2 अलग अलग एयर को मिक्स कर दो, नेचर न्यूट्रल गैस, नेचुरल गैस, ऑक्सीजन एसिटाइलिन मिक्सचर जो कि वेल्डिंग में यूज होता है, ये इसके एग्जांपल हो गए। अगला गैस इन लिक्विड। अब यहां पर सॉल्वेंट आपका लिक्विड स्टाइल का हो गया, तो यहां पर आपका जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड नेचर का रहेगा। जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर आपका सोडा, वाटर इन रिवर, वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, है ना, यानी ऑक्सीजन जो कि आपके वाटर के अंदर मौजूद होता है रिवर और लेक के। अगला सॉल्यूट तो आपका गैस है लेकिन सॉल्वेंट आपका सॉलिड हो गया, तो ये सॉल्यूशन आपका सॉलिड टाइप का हो गया। एग्जांपल हाइड्रोजन गैस इन प्लैटिनम, हाइड्रोजन गैस इन प्लैटिनम। ठीक है, अगला ये भी लिक्विड लेकिन अब आपका सॉल्वेंट फिर गैस हो गया, तो ये सॉल्यूशन फिर गैसियस नेचर का हो जाएगा। तो लिक्विड इन गैस यानी वाटर वेपर इन एयर, गैसोलिन एयर मिक्सचर, गैसोलिन मतलब तुम्हारा पेट्रोल, तो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर। देन अगला लिक्विड लिक्विड, तो सॉल्यूशन का नेचर भी यहां पर लिक्विड ही हो जाएगा। अब लिक्विड लिक्विड जैसे तुम लोग जो रोज पीते हो दारू इन वाटर, एंटी फ्रीज इन वाटर, ये एंटी फ्रीज इन वाटर आपकी गाड़ी को कूल करने के काम में आता है, जो मार्केट में कूलेंट मिलते हैं ना, ये वो है। देन लिक्विड इन सॉलिड, तो यहां पर आपका सॉल्वेंट क्योंकि सॉलिड नेचर का हो गया तो ये सॉल्यूशन भी सॉलिड नेचर का हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल है अमलगम सच एज मरकरी इन सिल्वर। देन अगला सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा मॉथ बॉल इन एयर, मॉथ बॉल इन एयर, या तुम लोग वो जो नेफ्थलीन बॉल फिनाइल की गोली रखते हो ना वो, ये भी आपका गैसियस मिक्सचर हो गया। देन अगला लिक्विड हो जाएगा और अगला सॉलिड हो जाएगा। अब पढ़ते हैं
सॉलिड इन लिक्विड, जैसे आपने शुगर पानी में मिलाया, सॉल्ट पानी में मिलाया, ये सब। देन सॉलिड इन सॉलिड अलॉयज, जैसे कॉपर निकल का अलॉय कॉइन्स बनाने के काम में आता है, तो ये एक तरीके का सॉलिड सोल्यूशन। तो टोटल आपको 9 टाइप के यहां पर सॉल्यूशंस देखने को मिल गए। ठीक प्यारे बच्चों, क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या हम आगे बढ़े? चलिए अगला, अब हम बात करेंगे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। एक्चुअली क्या होता है, मार्केट में बहुत सारे तरीके के सॉल्यूशंस मिलते हैं, और ये जो बहुत सारे टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं एक्चुअली बनते तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिलाकर ही, लेकिन दुनिया में ये अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन के अंदर मतलब कि कितनी मात्रा में सॉल्यूट मिलाया है एक सॉल्वेंट के अंदर, ये बताने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि आपके सॉल्यूट के कितने मोल्स मौजूद हैं या कितनी मात्रा में सॉल्यूट मौजूद है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। जैसे मान लो आपके पास में 1 लीटर सॉल्यूशन है, या 1 लीटर सॉल्वेंट है, या 1 लीटर पानी है, तो इस 1 लीटर पानी के अंदर आपने कितनी मात्रा में सॉल्यूट मिलाया है, आपने कितनी मात्रा में सॉल्यूट के मोल्स मिलाए हैं, यह बताना इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये चीज आपको क्लियर आई? अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है ये अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज होती है। जैसे कि कई कई जगह पर मास परसेंटेज यूज होता है, कहीं कहीं पर वॉल्यूम परसेंटेज यूज होता है, कहीं कहीं पर मास बाय वॉल्यूम इस्तेमाल होता है। जैसे मास बाय वॉल्यूम फार्मेसी में इस्तेमाल होता है दवाई बनाने में, कि आपने फॉर एग्जांपल 10 ग्राम पैरासीटामोल, जो बुखार कम करने काम में आता है ना, जो क्रोसिन में पाया जाता है पैरासीटामोल, आपने मिलाया 100 ml सिरप के अंदर। तो आपके पास में अगर एक 100 ml सिरप की शीशी है, 100 ml सिरप की अगर आपके पास में बॉटल है, तो उसमें 10 ग्राम पैरासीटामोल है, तो ये सॉल्यूट ग्राम्स में हो गया, और आपका सॉल्यूशन ml में हो गया, तो ये ग्राम्स पर ml। तो ग्राम्स इज मास, ml इज वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम। देन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है मोल फ्रैक्शन, जो कि पूरे चैप्टर में हर जगह इंपॉर्टेंस शो करेगी। पार्ट्स पर मिलियन यानी कि ppm। देन मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, ये आपके कुछ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जो एक एक करके हमको पढ़ने रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मास परसेंटेज की तरफ। मास परसेंटेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज को निकालने का क्या तरीका होता है, आपके सॉल्यूट का कितना मास मौजूद है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो एक बात बताओ भाई, दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है। अब अगर मान लो तुम्हारे पास में 10 ग्राम सॉल्यूट है और तुम्हारे पास में 90 ग्राम सॉल्वेंट है, दोनों चीजें ग्राम्स में है, तो तुम्हारा सॉल्यूशन 100 ग्राम बनेगा। तुम्हारा सॉल्यूशन 100 ग्राम सॉल्यूशन बनेगा। आ रही है बात समझ में? तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ग्राम। आपका सॉल्यूट कितना है इसके अंदर? 10 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से 100 कट गया, ये वाले ग्राम से वाला ग्राम कट गया, तो यहां पर आ गया आपका 10%। तो आपका मास परसेंटेज कितना है? 10%। तो यहां पर सब कुछ चीजें मास में चलेगी। अब आप लोग सब जानते हो, अगर आपको यहां पर सॉल्वेंट के रिगार्डिंग कुछ चीज निकालनी है, तो आप सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दो। आप सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दो। सही बोल रहा हूं मैं? तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर देंगे, तो यहां पर आपको सॉल्यूशन में से आपने सॉल्यूट को माइनस कर दिया, तो आपको सॉल्वेंट के बारे में पता चल गया। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो इससे आपको मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। जैसे कि आपके सॉल्वेंट का मास परसेंटेज आपको निकालना है, सॉल्यूशन तो 100% ही होगा, 100% रहता है वो, माइनस 10% लेट से आपका सॉल्यूट है, तो 90% आपका सॉल्वेंट हो गया। इस तरीके से आप निकालते हो। ये नीचे मैंने आपको इसका एग्जाम्पल करके बताया है कि अगर आपके पास में 10 ग्राम सॉल्यूट है, आपके पास में 90 ग्राम वाटर है, तो सॉल्यूशन की मात्रा 100 ग्राम हो गई। तो सॉल्यूट क्योंकि 10 ग्राम है, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे?
मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट है 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 कैंसिल हो गया, ये वाले ग्राम से वाला ग्राम कैंसिल हो गया, आपको वैल्यू मिली 10%। अगला होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बिल्कुल मास बाय मास की तरह ही होता है, बस वहां पर मास जो होता है वो ग्राम्स में होता है, यहां पर चीजें आपको mLs में दिखाई देंगी। तो अगर आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है सॉल्यूट का, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो लेट्स से आपके पास में एक 20% एक्वस NaCl सॉल्यूशन है। अब आप लोग एक बात मुझे बताओ कि आपका जो टोटल सॉल्यूशन होगा वो तो हमेशा 100% ही होता है। भाई सॉल्यूट को आपने सॉल्वेंट में मिलाया तो ही आपका सॉल्यूशन बना, और सॉल्यूशन तो हमेशा 100% ही बनेगा। तो हमारे पास में अगर 20% एक्वस NaCl सॉल्यूशन है, तो एक्वस से आप समझ गए कि हमारे पास में वाटर है, और NaCl से समझ गए कि हमारे पास में सॉल्ट है, और सॉल्ट हमारे पास में 20% है। तो ऑब्वियसली वाटर अपने पास में 80% होगा कि नहीं? ऑब्वियसली 80% होगा। तो यहां पर हमने ये समझ लिया कि अगर हमारे पास में सॉल्यूशन 100% है, तो हम 100% सॉल्यूशन को इमेजिन करेंगे कि हमारे पास में 100 ml सॉल्यूशन है। ये हमने इमेजिन करा है। आप इसको 10 ml भी मान सकते हो, आप इसको 1000 ml भी मान सकते हो, ये आपकी इच्छा, पर मैंने 100% को 100 ml में कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे पास में 20% एक्वस NaCl सॉल्यूशन है, तो 20% मतलब 20 ml, तो वाटर ऑटोमेटिकली कितना हो गया? 80 ml। बस आपको पता चल गया कि अगर आपके पास में वॉल्यूम ऑफ NaCl निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ NaCl इज 20%, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 80%, यानी कि 80 ml। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगला होता है मास बाय वॉल्यूम। जैसा मैंने आपसे कहा मास बाय वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम में अगर आपको परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूट का निकालना है, आपको बताना पड़ेगा कि सॉल्यूट कितना ग्राम्स अवेलेबल है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है। देखो ये वैल्यू ग्राम्स में होनी चाहिए, ये वैल्यू ml में होनी चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, जैसा मैंने आपसे कहा था। तो लेट्स से कि अगर आपके पास में एक सिरप है जिसमें कि 5 ग्राम पैरासीटामोल है 250 ml सिरप के अंदर, तो आप इसका मास परसेंटेज कैसा निकालेंगे? आप लिखेंगे भाई 5% मेरे पास में सॉल्यूट है, पैरासीटामोल है, 250 ml मेरे पास में सोल्यूशन है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 5 ने इसको 50 टाइम्स काट दिया और 50 ने इसको 2 टाइम्स काट दिया, तो 2%, 2 मास बाय परसेंट, 2 m/v% है पैरासीटामोल। ठीक है, कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज तक क्लियर है? ये सारी चीजें बेसिक है। अब आता है अपना मोल फ्रैक्शन। अब हम यहां पर बात करेंगे अबाउट मोल फ्रैक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो तो फिर हम लोग यहां पर बात करते हैं हमारे मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो गाइस मोल फ्रैक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि आपके सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स सॉल्यूट के और कितने मोल्स सॉल्वेंट के हैं, यानी आपके सॉल्यूशन का कितना हिस्सा सॉल्यूट के मोल्स से बना है और कितना हिस्सा सॉल्वेंट के मोल्स से बना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। सो नंबर ऑफ सो द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट या सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? n। तो हम यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। ये कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या निकालेंगे सर? तो सॉल्यूट के मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सिमिलरली सॉल्यूट के मोल्स यहां निकल जाएंगे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। बस ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। तो
यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमेशा 1 के बराबर होंगे। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आपके C2H5OH का 46 ग्राम है, तो सॉल्यूट आपका C2H5OH है जिसका गिवन मास 46 है, एंड जरा इसका मोलर मास कैलकुलेट करो। 12 2 24 प्लस 16, तो 6 और 4 10 40 46, तो 46 यानी कि इसके मोल्स हो गए 1 मोल्स, यानी ये 1 मोल के बराबर हो गया। एंड वाटर के 36 मोल्स हैं, तो वाटर को मैं सॉल्वेंट 36 ग्राम्स है, तो वाटर का मैंने ले लिया 36 डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास इज 18, तो ये हो जाएगा आपके 2 मोल्स, तो दिस बिकम्स 2 मोल्स। तो अब इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला है, पहले अपन वाटर का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें वाटर के मोल्स चाहिए 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन 2 + 1, तो 2 डिवाइडेड बाय 3। एंड अगर आपको ऐसे अल्कोहल का निकालना है C2H5OH का, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2 यानी कि 1/3। इस तरीके से आप लोग इस चीज को निकाल सकते हो। या आप क्या कर सकते हो कि जैसा आप जानते हो कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू 1, तो अगर आपको सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पता चल जाए तो आप 1 में से सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन माइनस कर दोगे तो आपको सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन भी मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं यहां पर, तो यहां पर आप C2H5OH के लिए आप 2/3 में से 1 को माइनस कर देते तो ऑटोमेटिकली आपको 1/3 वैल्यू मिल जाती। तो आप ऐसे भी निकालो, ऐसे भी निकालो, बात सेम है। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन। अब अगले चलते अपन मोलैरिटी की तरफ। गाइस, मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोलैरिटी यानी कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब ऑब्वियसली यहां पर वॉल्यूम आपका 1 लीटर होना चाहिए, तो एक्चुअली मोल्स बाय वॉल्यूम आप फ्यूचर में रेफर करेंगे मोलैरिटी के लिए, यह बात ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 लीटर सोल्यूशन। अब समझना एक बात को, मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर मैंने मोलैरिटी के लिए लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन। अब बेटा एक बात बताओ, आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर अगर सोल्यूशन लीटर में नहीं दिया हो तो उसको ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी वॉल्यूम ml में दे रखा हो उसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। आपका जो भी वॉल्यूम होगा, आपका जो भी वॉल्यूम है जो का आपको ml में दे रखा है, आप उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो लीटर्स में मिलेगी। तो यहां पर मैंने वही करा, इस 1 लीटर सोल्यूशन की जगह पर मैंने लिख दिया गिवन मास ऑफ द सोल्यूशन जो कि लीटर में है। अब ये ml की जो वैल्यू है ये तो हट गई, अब ये किसी काम की नहीं है ml की वैल्यू, तो यहां पर गिवन मास ऑफ द सॉल्यूशन अपन यहां पर लिखेंगे लीटर में। अब क्या होगा, मैथमेटिकली ये वाली चीज सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी और ये वाली चीज इधर आके मल्टीप्लाई होगी, मैथमेटिकली तो यही होगा। तो गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट में 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट में गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन गया आपका मोलैरिटी का नया फॉर्मूला। तो मोलैरिटी का नया फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000
डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्या ये बात समझ में आई? एंड इसकी यूनिट के लिए क्या करेंगे, तो देखो भाई मोल्स अपने आप में एक यूनिट है और नीचे आप सॉल्यूशन लीटर में ले रहे हो तो मोल्स पर लीटर, तो ये इसकी यूनिट हो गई मोलारिटी की, मोल्स पर लीटर। अब एक क्वेश्चन करके देख लो। वैसे तो हमको इतने ज्यादा क्वेश्चंस अभी हाल फिलहाल में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग वन शॉट ले रहे हैं, बट फिर भी एक सोल्यूशन इसका कर लो। 250 ml का सोल्यूशन है, 4 ग्राम NaOH है, तो मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये ऑटोमेटिकली लीटर में हो जाएगा। सो गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट इज 4 ग्राम, मोलर मास ऑफ NaOH इज 4 ग्राम पर मोल इनटू 1000 अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 250 लीटर। तो ये कट गया 4 टाइम, ये कट गया 10 टाइम, तो आपकी फाइनल वैल्यू आ गई 0.4। ये पर मोल ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा मोल्स और ये लीटर नीचे रह गया तो 0.4 मोल्स पर लीटर। इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली बहुत कन्वीनियंटली आप इस तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तोतला सेठ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की। बोले तो ताले तू मेरी नकल चलता है, तो जब तोतला सेठ मोलालिटी के क्वेश्चन करने जाएगा तो उसके मुंह से मोलालिटी नहीं मोलालिटी निकलेगा। मतलब मोलारिटी को तोतला के बोलोगे तो मोलालिटी, ये मोलालिटी हो गया। तो यानी कि मोलारिटी को एक बच्चे ने तुतला के बोला तो वो मोलालिटी हो गया। एक और कंसीडर करते हैं हम टर्म जिसका नाम है मोलालिटी। मोलालिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, कैपिटल M इज मोलारिटी एंड स्मॉल m इज मोलालिटी। मोलारिटी के अंदर और मोलालिटी के अंदर दो डिफरेंस होते हैं। पहला डिफरेंस कि मोलालिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg की बात होती है, और दूसरी चीज यहां पर सॉल्यूट नहीं, यहां पर सॉल्वेंट की बात होती है। 1 kg सॉल्वेंट। पॉइंट समझ में आया? क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 100% पॉइंट समझ में आया? क्या बोलना चाहता हूं मैं बोलना चाहता हूं कि आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट है वो 1 kg सॉल्वेंट के अंदर मौजूद है। तो यहां पर एक बात तो मास आ गया और दूसरा सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट आ गया। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो मोलालिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। अब वही प्रॉब्लम कि हमको कभी मोल्स में वैल्यू ना दी गई हो तो मोल्स की जगह हम फॉर्मूला लिखेंगे गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, एंड 1 kg सॉल्वेंट की जगह वही आप लोग सब जानते हो कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो मान लो कभी बाई चांस आपको क्वेश्चन के अंदर सॉल्वेंट की वैल्यू ग्राम्स में दे रखी हो तो आप क्या करेंगे, उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। मतलब जो भी वैल्यू लाइक 250 ग्राम दे रखा है आपको, तो जब आप उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली केजी में बदल जाएगी। तो वही चीज मैंने करी, गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट जो कि ग्राम्स में दे रखा होगा उसको अपन 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो मोलालिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वही मोल्स पर केजी। यूनिट विल बिकम मोल्स पर केजी। है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन करके देख लेते हैं इस पर भी फटाफट से, टाइम वेस्ट किए बिना। तो मोलालिटी निकालनी है यहां पर आप लोगों को, जिसमें ग्लूकोज का गिवन मास है 45। ग्लूकोज का मोलर मास पूरी दुनिया जानती है क्या है, 180 ग्राम्स पर मोल। बेटा मोलारिटी की यूनिट मोल्स, मोलारिटी की यूनिट नहीं, सॉरी, ये जो आपके मोल्स हैं, मोलर मास, ये जो अपन नीचे यहां पर ये जो मोलर मास ले रहे हैं ना, ये मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट,
यहां पर अपन ने जो लिया था मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, इसकी यूनिट मोल्स ग्राम्स पर मोल होती है, इसकी यूनिट ग्राम्स पर मोल होती है, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1045 ग्राम्स ऑफ, ओ लोल लोचा उल्फत। देखो यहां पर आप लोगों को 1045 ग्राम ऑफ एक्वस ग्लूकोज सोल्यूशन दे रखा है, मतलब यहां पर आपके सोल्यूशन जो कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, उसमें सॉल्यूशन इज 1045 ग्राम्स एंड आपका सॉल्यूट इज 45 ग्राम्स। तो आपका सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा 1045 माइनस 45 यानी कि 1000 ग्राम। तो भाई साहब 1000 ग्राम आपका यहां पर सॉल्वेंट का मास हो जाएगा। तो अब इसकी फिचिक फिचिक काट दो, ये गया ये गया, 9 ने इसको 5 टाइम्स काटा, इसको 20 टाइम्स काटा, इसको 4 टाइम्स काटा, m की वैल्यू कितनी हो गई 1/4 मोल्स पर केजी, और वी कैन से 0.25 मोल्स पर केजी। तो क्या ये आप लोगों को समझ में आया? अरे शेरा मेरे प्यारे बच्चे, अरे बाबा समझ में आया क्या? गाड़ी निकालो शेरा, फिर चलते हैं यहां से। समझ में आया बच्चों? बहुत बढ़िया। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला जो नीट एस्पायरेंट्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इफ m इज गिवन, यानी अगर आपको मोलैलिटी गिवन है और मोलैरिटी फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि एक फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री में, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आप लोगों को डेंसिटी और मास गिवन है तो आप वॉल्यूम का पता लगा सकते हो। जस्ट वॉल्यूम को यहां ले जाओ और डेंसिटी को यहां ले जाओ। तो वॉल्यूम पता लगाने के लिए आप लोगों को मास बाय डेंसिटी लिखना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप लोगों को मास निकालना है तो वॉल्यूम को डेंसिटी में मल्टीप्लाई कर दो, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्या बात समझ में आई? नाउ इफ मोलैलिटी इज गिवन एंड मोलैरिटी फाइंड आउट करना है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल m, यानी कि आपकी वापस से मोलैलिटी मल्टीप्लाई बाय m2, m2 मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को यूज करना है। दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला। आप ये फॉर्मूला चाहो तो लिख के अपनी दीवार पे चिपका दो, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले की हाईली इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए इसको लिख लेना और डायरेक्ट अप्लाई करना सीखना। मोलालिटी यहां और यहां यूज होगी, ये डेंसिटी है, ये मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट है, जो भी आप सॉल्यूट लेंगे 1 प्लस कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो। अच्छा, दूसरा कि अगर आपको मोलालिटी फाइंड करनी है और मोल फ्रैक्शन गिवन है तो क्या करोगे? तो फॉर्मूला है मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय x2 डिवाइडेड बाय x1 मल्टीप्लाई बाय m1, जहां पर x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड m1 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आपने एक बात ऑब्जर्व करी कि जो 1 आ रहा है m1 x1, तो जो 1 है ये सॉल्वेंट के लिए है और ये m2 x2 जो आ रहा है ये सॉल्यूट के लिए है। ठीक है, ये दो फॉर्मूलेस आर वेरी हाईली इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइस। तो मेरे प्यारे गुलजारी लालो, तो यार इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना और बिल्कुल हल्के में मत लेना, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं इसको यहां से रब करके ऐसा लिख देता हूं, मोलैलिटी।
ठीक है प्यारे चीज क्या चीज क्लियर हो गई मेरे गुलजारी लालेस? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप लोगों को मोलैरिटी फाइंड करनी है और मोल फ्रैक्शन गिवन है तो क्या करोगे? अगर आप लोगों को मोलैरिटी पता लगानी है यानी कैपिटल M पता लगाना है और आप लोगों को मोल फ्रैक्शन दिया है तो क्या करेंगे? तो बेटा सेम फॉर्मूला मत लगा देना, ये फॉर्मूले में और ये फॉर्मूले में बहुत फर्क है। तो देखो ये फॉर्मूला कैसे होगा समझना। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय डी मतलब डेंसिटी, मल्टीप्लाई बाय x2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय x1 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, m1 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एंड मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय m2। अब यहां पर x2 का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट और ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा मोलैरिटी पता लगाने के लिए, कब? जब आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ हो। ठीक है, अच्छा अब अगर आपको मोलैरिटी निकालनी हो और मोलैरिटी गिवन हो तो क्या करेंगे? तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी माइनस m कैपिटल M मतलब मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो गाइस ये चार फॉर्मूले मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा क्योंकि ये इंटर रिलेशन वाले हैं। आप चाहो तो आप ट्रेडिशनल मेथड से भी सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब अगर आपको मोल फ्रैक्शन गिवन है तो आप मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके मोलर मास और मोलर मास का इस्तेमाल करके मोलैरिटी निकाल सकते हो। अगर आपको मोलैरिटी निकालनी है और मोलैरिटी गिवन है तो आप पहले मोलैरिटी से सॉल्यूट का सॉल्वेंट का गिवन मास निकाल सकते हो, सॉल्यूशन की मात्रा निकाल सकते हो, सॉल्वेंट की मात्रा निकाल सकते हो और फिर उससे मोलैरिटी निकाल सकते हो। लेकिन हमारे पास में नीट में इतना टाइम होएगा नहीं, हमारे पास में नीट में इतना टाइम थोड़ी रहेगा कि हम इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस करें। इसलिए वहां पर ये सीधे सिंपल लॉजिकल फॉर्मूले लगाकर हम हमारा काम कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये चार फॉर्मूलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। इसका अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए। चलिए ले लिया इनके स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को मोलैरिटी अगर फाइंड आउट करनी है और अगर आपको परसेंटेज दे रखा है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, तो आप उससे भी मोलैरिटी निकाल सकते हो। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। देखो इस फॉर्मूले को मैं इस एग्जांपल में लगाकर अगर आपको बताऊं तो द मोलैरिटी ऑफ 9.8% वेट बाय वेट, तो यहां पर मैंने लिखा 9.8 मल्टीप्लाई बाय, इसकी डेंसिटी भी आपको दे रखी है 1.02 इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अब यहां पर सॉल्यूट क्लियरली दिख रहा है H2SO4 एंड H2SO4 का मोलर मास होता है 98, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 98। तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 98। तो यहां पर आपकी फाइनल वैल्यू आई 1.02। तो आप देखो आपका राइट आंसर होगा 1.02 विल बी द मोलैरिटी। तो कई बार ये आंसर्स स्ट्रेट फॉरवर्डली सीधे फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमको निकालने पड़ सकते हैं और हम उसको निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं हम लोग हमारी अगली टर्म की, जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन, यानी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी एग्जैक्टली सेम है।
एग्जैक्टली सेम होती है, बस एक चीज का फर्क होता है, और वो एक चीज जिसका फर्क होता है वो क्या है? वो होता है मोलैरिटी में नॉर्मल मोल्स और नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट मोल्स। अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय 1 लीटर सोल्यूशन। अब सर ये इक्विवेलेंट मोल्स कैसे निकालेंगे? बेटा इक्विवेलेंट मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब आप बोलोगे अबे गिवन मास तो मिल जाएगा ससुरा, ये इक्विवेलेंट मास कहां से आएगा? तो इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो अब आपके इस नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले को आप लोग देखें कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो इक्विवेलेंट मोल्स निकालने का फॉर्मूला मिल गया गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो ये लिख दिया मैंने गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी W सॉल्यूट इज द गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वो हमने इस 1 लीटर को ऐसे कन्वर्ट करने के लिए लिख दिया, क्योंकि आपको हो सकता है सोल्यूशन में वैल्यू ml में दी हुई है, तो ये कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपका गिवन मास ऑफ द गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ml में हो, उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब अगर हम बात करें ये एन फैक्टर नाम के चीज की, यार ये एन फैक्टर क्या होता है? तो एसिड्स में एन फैक्टर का मतलब होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज्ड और बेसिसिटी। एक एसिड के द्वारा एक वक्त में कितने एसिड्स रिलीज करे जा रहे हैं, कितने प्रोटॉन रिलीज करे जा रहे हैं। तो जब आपका HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा, आप यहां पर देख रहे हो कि एक HCl में से एक H प्लस निकल रहा है, तो इसके लिए N की वैल्यू हो जाएगी 1। अब अपन यहां पर बात करें H2SO4 की, H3PO2 की, H3PO3 की या H2CO3 की, तो बेटा ये सब ऑक्सो एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। यहां पर समझना ऑक्सो का मतलब होता है आपके सेंट्रल एटम से, लेट से आपका सेंट्रल एटम ए है, उससे एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाए, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सो। और उसके पास में जो OH होते हैं, यही OH के पास में पावर होती है अपने प्रोटॉन को रिलीज करने की। ध्यान रखना किसी भी एसिड में से प्रोटॉन तभी निकलेगा, किसी भी एसिड में से प्रोटॉन तभी निकलेगा जब उसके पास में OH ग्रुप मौजूद होगा, जब उसके पास में OH ग्रुप मौजूद होगा, और उसके पास में जितने OH ग्रुप मौजूद होंगे वो उतने प्रोटॉन रिलीज करेगा। तो यहां पर आप लोगों को H2SO4, H3PO4, H3PO2, H3PO3, H2CO3, आपको इनके स्ट्रक्चर्स बनाने आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे? जैसे आपके पास में H2SO4 है, तो इन सब में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर, ये बीच में आ गया। ये जो हाइड्रोजन है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 होती है, ये हमेशा टर्मिनल पोजीशंस पे पाया जाएगा, और 4 ऑक्सीजन है, और ये एक ऑक्सो एसिड है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस सल्फर से डबल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन कवर कर देंगे, एक सिंगल बॉन्ड से O इधर लगा देंगे, एक सिंगल बॉन्ड से O इधर लगा देंगे, एक H इधर लगा देंगे, एक H इधर लगा देंगे, ये बन गया तुम्हारा H2SO4 का स्ट्रक्चर। अब इस H2SO4 के स्ट्रक्चर में आपके पास में 2 OH अवेलेबल है, तो इसीलिए इसका एन फैक्टर हो गया 2। H3PO3, H3PO3 में सेंट्रल एटम हो गया फास्फोरस, एक डबल बॉन्ड लगाना O हमारे लिए कंपल्शन है। तब ऑक्सीजन कितना बचा? सर 2 में से एक ऑक्सीजन तो यहां लग गया, तो एक ऑक्सीजन यहां लगा दूंगा और उससे H जोड़ दूंगा। अब बचे हाइड्रोजन कितने? 2 हाइड्रोजन, 3 में से एक लग गया यहां पे, तो 2 बचे, तो ये 2 हाइड्रोजन यहां लग जाएंगे। आई बात समझ में प्यारे बच्चों?
तो इस तरीके से आप लोग एन फैक्टर निकाल सकते हो। अब अगर हम लोग बेसिस का एन फैक्टर माने तो सिंपल सी बात है, बेसिस का एन फैक्टर निकालना मतलब कि बेसिस में से कितने OH नेगेटिव आयन रिलीज हो रहे हैं। जैसे NaOH में से एक तो इसका एन फैक्टर है 1, KOH में से एक तो इसका एन फैक्टर है 1, CaOH2 में से 2 क्योंकि CaOH2 है तो जब ये Ca टूटेगा डाई पॉजिटिव में तो इसमें से 2 OH नेगेटिव निकलेंगे और AlOH3 का एन फैक्टर है 3। अगला आयंस, आयंस का भी एन फैक्टर होता है और आयंस का एन फैक्टर बिल्कुल सिंपल है, आयन के ऊपर जो चार्ज वही उसका एन फैक्टर। तो Ca के ऊपर 2 चार्ज तो उसका एन फैक्टर 2, एल्यूमिनियम पे 3 चार्ज तो एन फैक्टर 3। लेकिन ध्यान रखना एन फैक्टर मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज की वैल्यू उस पर नहीं लगानी है। एल्यूमिनियम के बाद ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है तो यहां पर केवल 2 आएगा, क्लोरीन पर -1 चार्ज है तो यहां पर केवल 1 आएगा, यहां पर -1 कुछ नहीं आएगा, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है। और एटम्स का एन फैक्टर उसकी वैलेंसी के बराबर होता है। क्लोरीन की वैलेंसी 1 तो एन फैक्टर 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 तो एन फैक्टर 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 तो एन फैक्टर 3, सल्फर की वैलेंसी 2 तो एन फैक्टर 2, सोडियम के एन फैक्टर वैलेंसी 1 तो एन फैक्टर 1। समझ में आया बात, पॉइंट समझ में आया। अगला गाइस रेडॉक्स रिएक्शंस में, रेडॉक्स रिएक्शंस में एन फैक्टर का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। जैसे यहां देखो आपके पास में Cr2O7 डाई नेगेटिव है, जब आप यहां पर क्रोमियम पे चार्ज निकालोगे तो आपको प्लस चार्ज दिखाई देगा, यानी एक क्रोमियम पर +6 चार्ज है। लेकिन यहां देखो, यहां पर ये क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो गया क्योंकि यहां पर 2 क्रोमियम थे इसलिए यहां पर 2 क्रोमियम बने। तो यहां पर आप देखो ये 2 क्रोमियम पर मिलाकर +6 चार्ज है, तो डेफिनेटली एक क्रोमियम का चार्ज +3 ही होगा और दूसरे क्रोमियम का +3 होगा तो +3 +3 +6 हो जाएगा। तो यहां पर 2 क्रोमियम का मिलाकर +6 चार्ज है इसलिए ये वाले क्रोमियम पर +3 चार्ज आ गया। आ रही है बात समझ में। तो यहां पर क्या हुआ, +6 से क्रोमियम को +3 में आने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़े होंगे। भाई किसी के पास +6 चार्ज है और अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले यानी -3 तो नेट यहां पर +3 बचेगा ना, इसलिए आपके यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन का एन फैक्टर हो जाएगा 3। अब आपको क्योंकि एन फैक्टर निकालना आ गया तो अब आप एक बार जरा फिर इस फॉर्मूले को देखो कि जब आप लोगों को एन फैक्टर मिल जाएगा आप उसको उस कंपाउंड के मोलर मास से डिवाइड करेंगे, आपको वैल्यू मिलेगी इक्विवेलेंट मास की। ये इक्विवेलेंट मास की वैल्यू यहां रखेंगे, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट की वैल्यू यहां रखेंगे, इनटू 1000 अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जो भी होगा वो अपन यहां पर करेंगे। बात समझ में आई, पक्का। अच्छा भाई, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ मोलैरिटी, यानी कि अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी हो और मोलैरिटी गिवन हो तो आप एन फैक्टर फाइंड आउट करो और उसको मोलैरिटी में मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन के बारे में। चलो तो पार्ट्स पर मिलियन के अंदर क्या होता है, ध्यान से इस चीज को देखने की हमको जरूरत है कि जैसे आपने देखा होगा ना कि बोलते हैं कि तालाब का पानी बहुत खराब है या इस नदी का पानी बहुत खराब है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज हैं। तो इतने बड़े लेवल पे पानी के अंदर कितनी इम्प्योरिटी है, कितना ज्यादा हार्मफुल केमिकल है, ये पता लगाने के लिए पार्ट्स पर मिलियन का इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली यहां पर हम लोग ये देखें कि उस नदी के पानी के अंदर जो केमिकल होगा हार्मफुल वो बहुत ट्रेसेस क्वांटिटी में होगा, यानी कोई बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होगा कि तुम्हारे तालाब के अंदर 100 किलो क्लोरीन डाल दिया या 5000 किलो क्लोरीन डाल दिया या 10 लाख किलो क्लोरीन डाल दिया, नहीं, जरा सी मात्रा में होता है। लेकिन वो जरा सी मात्रा भी हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है, हमारे लिए टॉक्सिक हो जाती है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन का इस्तेमाल होता है। तो देखो, इट इज यूज्ड फॉर दो सॉल्यूशन इन विच देयर आर very small or traces quantity of solute. जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट 6 into 10 to the power -3 ग्राम is present in 1030 grams of water। यानी आपने क्या करा, आपने एक झील पे गए और उस झील में से 1030 ग्राम ऑफ वाटर निकाल लिया।
अब आपने देखा कि 1030 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर 6 इंटू 10⁻³ ग्राम सॉल्ट है। अब आप देखो 1000 ग्राम के अंदर 0.0006 ग्राम्स, इतना ग्राम सॉल्ट है 1030 ग्राम के अंदर। मतलब दिस इज अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी? नहीं, वेरी लेस क्वांटिटी, बहुत लेस, एकदम लेस क्वांटिटी में। तो इसका पार्ट्स पर मिलियन कैसे निकालेंगे? तो पार्ट्स पर मिलियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। यानी आपको मास परसेंटेज याद है, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो वहां पर आपको 100 से मल्टीप्लाई करने पे परसेंटेज मिल गया था। यहां पर पार्ट्स पर मिलियन यानी 10⁻⁶, इससे मल्टीप्लाई करने पर आपको ppm मिल जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या करा, मैंने देखा गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट 6 इंटू 10⁻⁻3, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन 1030। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर आपने तो केवल वाटर का मास ले लिया और आप यहां कह रहे हो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो बेटा 1030 ग्राम वाटर है और इसमें 0.006 ग्राम आपका सॉल्ट है। तो 1030.006 ग्राम। तो क्या ये 0.006 ग्राम लेने की जरूरत है? भाई ये तो नेग्लिजिबल है, तो इसको तो नेग्लेक्ट मारो और केवल 1030 लो। तो मैंने वही किया, तो आपको आंसर क्या मिला, 5.8 इंटू 10⁻⁻6 ppm। तो हम बोलेंगे इतना ppm सॉल्ट है हमारे पानी के अंदर। यानी अगर मेरे पास में 1 मिलियन पार्ट आ जाए पानी के मैं 1 मिलियन टुकड़े कर दूं तो उसमें इतना 5.8 इंटू 10⁻⁻6 पार्ट्स सॉल्ट का रहेगा। इस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे पास में 10 ग्राम सॉल्ट को मैं डिसॉल्व कर सकता हूं 100 ग्राम वाटर के अंदर। तो 10 ग्राम सॉल्ट इन 100 ग्राम वाटर, ये हो गई सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी। तो बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड द प्रेशर। सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी? टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पर डिपेंड करेगी। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि एक सॉलिड सॉल्यूट को अगर मैं लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करूं तो कौन कौन से फैक्टर्स काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यानी मेरा यहां पर सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है और लिक्विड जो है वो मेरा सॉल्वेंट है। लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड सॉल्यूट को मुझे डिसॉल्व करना है। तो बेसिकली अ सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी यहां पर एक सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करने के लिए एक प्रिंसिपल काम करेगा जिसका नाम है लाइक डिसॉल्व लाइक। छपरी का दोस्त छपरी, टिकटॉक बनाने वाले का दोस्त टिकटॉक बनाने वाला, यूट्यूब पर वीडियो डालने वाले का दोस्त यूट्यूब पे वीडियो डालने वाला, यूट्यूब पे टीचर के दोस्त यूट्यूब के टीचर। समझ में आ रही बात? वैसे तुम्हारे दोस्त स्टूडेंट। तो जो जैसा है उसका वैसा ही दोस्त बनेगा। अगर आप फन लविंग हो तो आपके दोस्त भी फन लविंग टाइप के होंगे, अगर आप भयंकर पढ़ाकू हो तो आपके दोस्त भी शायद पढ़ाकू ही होंगे। तो जो जैसा है उसको वैसा ही दोस्त पसंद आएगा, उसको वैसा ही दोस्त मिलेगा। तो यहां पर प्रिंसिपल काम करेगा लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला। तो जब कभी भी एक सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड के अंदर अगर आपको डिसॉल्व करना है तो आपको लाइक डिसॉल्व्स लाइक का प्रिंसिपल यहां पर यूज करना पड़ेगा। तो अगर आपका सॉल्यूट पोलर नेचर का है तो आपका सॉल्वेंट भी पोलर नेचर का होना चाहिए। पोलर का मतलब तो जानते होंगे, जिसके एक एंड पर पॉजिटिव और एक एंड पर नेगेटिव चार्ज होता है। एक एंड पर पॉजिटिव, एक एंड पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो दो अलग अलग एंड पर दो अलग अलग चार्जेस, पोलैरिटी। तो अगर आपके पास में एक सॉल्यूट है और अगर ये सॉल्यूट पोलर नेचर का है जैसे कि सॉल्ट, तो आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर सकते हो क्योंकि वाटर भी पोलर नेचर का है। लेकिन उसके अपोजिट साइड अगर आपके पास में सॉल्यूट नॉन पोलर नेचर का हो जाए जैसे मीथेन या नैफ्थलीन, तो फिर ये सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होना चाहिए, वाटर नहीं। फिर जैसे बेंजीन, CCl4, CH2 या टॉल्यूइन जैसा होना चाहिए। देन सॉलिड को
सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज का भी इस्तेमाल होता है, कुछ अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन, जैसे कि डिसोल्यूशन। ना व्हाट डू मीन बाय डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन का मतलब होता है जब एक सॉलिड सॉल्यूट को आप एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो सम सॉल्यूट डिसॉल्व्स एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस इन सॉल्यूशन। यानी कि एक सॉल्यूट जब सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा और आप उसे लगातार मिक्स करते चलेंगे तो धीरे धीरे आपके सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मात्रा बढ़ना शुरू होती जाएगी, धीरे धीरे मात्रा बढ़ती जाएगी। जैसे आपने एक चम्मच लिया नमक का और आपने उसको इस ग्लास के पानी के अंदर डाल दिया, तो डालते ही क्या पूरी सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगी? नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे देखोगे कि धीरे धीरे सॉल्ट जो है वो पानी के अंदर डिसॉल्व होती जा रही है, होती जा रही है, और एक टाइम पीरियड के बाद पूरी डिसॉल्व हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोलते हैं। धीरे धीरे सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता जाए, होता जाए, होता जाए, होता जाए, होता जाए, और अल्टीमेटली उसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर बढ़ता जाए। अगली टर्म होती है क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है? आपने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब सबको पता है, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आप और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। यानी आपके 1 लीटर पानी के अंदर अगर 50 ग्राम शक्कर को डिसॉल्व करने की ताकत है तो 50 ग्राम शक्कर डिसॉल्व करेगा। उसके बाद अगर आपने एक भी दाना एक्स्ट्रा डाला तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन सवाल यह आता है कि जब आपने 50 ग्राम शक्कर डिसॉल्व कर दी और जब आपने उसके अंदर एक एक्स्ट्रा दाना डाला तो वह एक एक्स्ट्रा दाना जो अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में आपको दिख रहा है, क्या वो वही दाना है जो अभी आपने डाला? तो जवाब होगा नहीं। आपके एक एक्स्ट्रा दाना डालने के बाद, उसको स्टर करने के बाद भी वो दाना आपको अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में जो दिखता है, ये वो दाना नहीं है जो आपने अभी डाला, ये वो दाना है जो आपने सबसे पहले डिसॉल्व किया था। यानी 50 ग्राम शक्कर को जब आप डिसॉल्व करने के लिए जो आपने सबसे पहला चम्मच डाला था, और सबसे पहले चम्मच में भी जो सबसे पहला शुगर का क्रिस्टल डिसॉल्व हुआ था, ये वो वापस से क्रिस्टलाइज होकर अनडिसॉल्व हो जाता है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड करते हैं, टकराते हैं विद सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन के अंदर जो पहले से सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिसॉल्व हो गए हैं उनके साथ में आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स की टक्कर होती है, जिनकी टक्कर की वजह से कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन को छोड़कर सेपरेट हो जाते हैं। और वो सेपरेट किस रूप में होते हैं? जिस रूप में वो डिसॉल्व हुए थे, यानी वापस से सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। मतलब कि यहां पर एक इक्विलिब्रियम जनरेट हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, जिसमें कि अब आप अगर एक्स्ट्रा सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिलाओगे तो वो सॉल्यूशन तो बना लेगा, लेकिन सॉल्यूशन में मौजूद जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो वापस से सेपरेट हो जाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन सीम्स टू बी रिवर्सिबल। सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरफ। गाइस, ये ऐसे सॉल्यूशन है जिसके अंदर अभी आप और मात्रा में सॉल्यूट को ऐड कर सकते हो। अगला आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है जब आप टेम्परेचर को बढ़ा दो तो उस कंडीशन में आप आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसके अंदर आप और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते थे, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का आप टेम्परेचर बढ़ा दो, जिससे क्या होगा, उसके अंदर और ज्यादा मात्रा में शक्कर डिसॉल्व हो सकती है, और ज्यादा मात्रा में सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। आगे बढ़े। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यानी अगर आपने सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करने के लिए प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा? आप बोलेंगे सर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर क्या सॉलिड कंप्रेस हो पाएगा? नहीं। क्या लिक्विड कंप्रेस हो पाएगा? नहीं। मतलब प्रेशर का सॉलिड और लिक्विड पर कोई डायरेक्ट असर नहीं होता। प्रेशर का सॉलिड और लिक्विड पर कोई डायरेक्ट असर नहीं होता, क्योंकि ये प्रेशर की प्रेजेंस में या प्रेशर की एब्सेंस में अपनी फिजिकल स्टेट नहीं बदलते। अगर तुम सॉलिड पर खूब प्रेशर लगा रहे हो और एकदम से उसका प्रेशर रिलीज कर दो तो क्या वो लिक्विफाई हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। लिक्विड को प्रेशराइज करोगे तो क्या वो सॉलिडिफाई हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसके साथ में टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट है। तो अकेले प्रेशर का सॉलिड और लिक्विड पर जब कोई असर नहीं होता तो इस प्रेशर का सॉलिड की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी पर भी कोई असर नहीं होगा। नो इफेक्ट।
टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो सॉलिड का लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाना टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन कैसे, ध्यान से सुनना। अगर आपने आपके सॉलिड को लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करा, अगर आपने आपके एक सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुई, एक्सोथर्मिक जिसका मतलब है हीट रिलीज होना, तो ये प्रोसेस से ऑलरेडी चारों तरफ हीट रिलीज हो रही है, मतलब ये जो सॉल्यूशन बन रहा है इसके पास में एक्स्ट्रा हीट पड़ी हुई है। ये नहीं चाहता कि इसे और कोई एक्स्ट्रा हीट मिले, क्योंकि इसके पास में ऑलरेडी बेचारे के पास में इतनी हीट है कि उस हीट को ये एनवायरनमेंट में छोड़ना चाह रहा है, बाहर फेंकना चाह रहा है। और तुम हो कि इसको बाहर से और टेम्परेचर दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो ये बोलेगा अरे भैया मेरा तो ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, मेरे पास तो ऑलरेडी नोरा फतेही है जो हाई गर्मी करके नाच रही है, और तू बाहर से और मेरे को गर्मी देने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप बाहर से टेम्परेचर दे दोगे, बाहर से टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो ये सॉल्यूशन टूटना शुरू कर देगा और वापस सॉलिड और लिक्विड में टूट जाएगा, मतलब वापस सॉल्यूट और सॉल्वेंट में टूट जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसमें कि हीट बाहर रिलीज होती है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एंडोथर्मिक प्रोसेस की, यानी कि जब आप एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालोगे और सॉल्यूशन बनाओगे तो इसको हीट चाहिए, इसको चाहिए बाहर से हीट ताकि सॉल्यूशन बन सके। तो ये हीट अब्सॉर्ब कर रहा है और आप इसको टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मतलब आप इसको हीट दे रहे हो, आप इसको टेम्परेचर दे रहे हो, तो बोलेगा आन दो, सॉल्युबिलिटी बढ़ने दो। इस तरीके से ये चीज काम करेगी। अब बात करते हैं गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी की। मतलब हम चाहते हैं कि गैस लिक्विड के अंदर सॉल्युबलाइज हो जाए। अभी हम पहले क्या चाहते थे, पहले हम चाहते थे कि एक सॉलिड लिक्विड के अंदर सॉल्युबलाइज हो जाए, एक सॉलिड लिक्विड के अंदर सॉल्युबलाइज हो जाए। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि एक गैस लिक्विड के अंदर सॉल्युबलाइज हो। सो इट इज कंपल्सरी दैट ऑल द गैसेस dissolve in water. Some may dissolve at a greater extent और some may dissolve at a lower extent. यानी दुनिया की सारी गैस वाटर के अंदर डिसॉल्व होगी, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी और कुछ बहुत कम तरीके से डिसॉल्व होगी। किसी किसी की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, किसी किसी की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड? तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ गैस। आपकी गैस का नेचर कैसा है? गैसेस दैट आर इजीली लिक्विफाइबल आर मोर इजीली सॉल्युबल इन वाटर। वो गैसेस जो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी वो वाटर के अंदर बेहतर तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वाटर भी लिक्विड है। आई बात समझ में? तो आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि यार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इजीली सॉल्युबलाइज क्यों हो जाती है? तो इसका जवाब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का इजीली लिक्विफाइबल होना बहुत आसान है। यानी कि अगर आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर कम करते हो, थोड़ा सा टेम्परेचर कम करते हो, तो ये फटाक से लिक्विफाई होगी और वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लिक्विफाई करने के लिए टेम्परेचर -196 तक लेके जाना पड़ता है। तो इतना कम टेम्परेचर करने के बाद ये लिक्विफाई होते हैं और उसके बाद ये लिक्विड में डिसॉल्व होंगे, तो इसलिए इनकी कंपैरेटिवली सॉल्युबिलिटी कम होती है। अगला, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट? तो बेसिकली दोज गैसेस which are ionizable in water like ammonia or HCl are more soluble, but HCl is not soluble in benzene। मतलब यहां पर सॉल्वेंट आपको कैसा होना चाहिए, वो एक लाइक डिसॉल्व लाइक वाला। मतलब अगर आपके पास में HCl है तो आप जानते हो HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। अब जैसे इसके सामने वाटर आएगा तो वाटर इसको देख के बोलेगा ओए होए जाने मन, क्या बात कर रही हो, जरा इधर तो देखो, हम पार्शियल पॉजिटिव तुम्हारी राहों में खड़े हैं, जरा आओ मेरे पास। और यहां पर
आपका वाटर आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ओहो हाइड्रोजन जाने मन तुम हमारे पास आओ, तो ऐसे करके ये इसको तोड़ देंगे। तो यहां पर लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी पोलर पोलर को पसंद करता है वाला प्रिंसिपल काम करेगा। तो वो सारी गैसेस जो आयोनाइजेबल है, जो पानी में जाकर ऐसे H+ और Cl नेगेटिव में टूट सकती है, वो पानी के अंदर सॉल्युबलाइज हो जाएगी। लेकिन अगर तुम सोचो कि HCl बेंजीन में सॉल्युबलाइज हो जाए, तो बेटा बेंजीन तो नॉन पोलर है, इसके पास ना तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये HCl जिस पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, उसको तोड़ेगा कैसे? इसको इधर और इसको इधर अट्रैक्ट कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। देन बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। गाइस, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जिससे कि आपकी गैस लिक्विड के अंदर सॉल्युबलाइज होती है, ये प्रेशर का इफेक्ट हेनरी ने फॉर द फर्स्ट टाइम दिया था। हेनरी ने ऑब्जर्व किया था कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है प्रेशर बढ़ाने पर। इस डायग्राम के अंदर आप देखो, यहां पर एक पिस्टन लगाया गया है और यहां पर एक लिक्विड रखा गया है और यहां पर रखी गई है गैस, और यहां पर अभी केवल W1 प्रेशर लगाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप प्रेशर बढ़ा दोगे, W1, W2, W3, W4, जब आप प्रेशर को यहां पर इंक्रीज कर दोगे, तो ये जो गैसेस यहां पर फ्री घूम रही थी, ये हाई प्रेशर की वजह से इनको अब लिक्विड में जाकर डिसॉल्व होना पड़ा। तो सीधी सी बात है, प्रेशर बढ़ाने पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी लिक्विड के अंदर। अब डाल्टन ने एक और बात बोली इंडिपेंडेंटली। He independently concluded that solubility of gas in a liquid is a function of partial pressure of the gas। मतलब यहां पर डाल्टन ने एक बात और बोली कि वो गैस जब इस वाटर मॉलिक्यूल की सरफेस को जाकर हिट करेगी, तो यहां पर एक प्रेशर क्रिएट करेगी जिसको पार्शियल प्रेशर बोला जाएगा। तो गैस के द्वारा वाटर की सरफेस पर जितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जा सकेगा, उतनी ज्यादा ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होगी। तो ये तो हेनरी का एक्सपेरिमेंट हो गया कि मैंने प्रेशर बढ़ाया तो गैस सॉल्युबलाइज हो गई। लेकिन डाल्टन ने बोला कि आपको ऊपर से प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक चेंबर में यहां पर लिक्विड लिया है और यहां पर अगर आपने कुछ गैस रख दी, और अगर ये गैस इस लिक्विड की सरफेस पर जाकर एक जोरदार टक्कर मार के जोरदार प्रेशर क्रिएट करेगी, तो ये गैस का पार्टिकल इस लिक्विड की सरफेस पर जितनी जोर से प्रेशर क्रिएट करेगा, उतना ज्यादा ये सॉल्युबलाइज होगा, उतनी ज्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। देन हेनरी ने डाल्टन के लॉ की मदद से एक लॉ कंपाइल करा जिसे हेनरी लॉ बोला जाता है। यह लॉ कहता है दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। मतलब कि आपकी गैस के द्वारा जितना ज्यादा प्रेशर लगाया जाएगा, या आपकी गैस के ऊपर जितना प्रेशर लगाया जाएगा, सॉल्यूशन में उस गैस के उतने ज्यादा मोल्स होंगे, उतना ज्यादा वो सॉल्यूशन के अंदर गैस अपना मोल फ्रैक्शन रखेगा, उतना ज्यादा गैस सॉल्यूशन के अंदर अपनी सॉल्युबिलिटी शो करेगा, जिसके लिए फॉर्मूला बनाया गया P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, जहां पर X का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन और P का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया गया तो यहां पर आया P इज इक्वल टू KHX, P इज इक्वल टू KHX विच इज कॉल्ड एज हेनरी लॉ कांस्टेंट, जिसे हेनरी लॉ कांस्टेंट बोला गया। P इज इक्वल टू KHX। अगर हम इसका ग्राफ ऑब्जर्व करें प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, तो ये देखा गया कि जैसे जैसे आपकी गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाया गया, या जैसे जैसे आपकी गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ा, वैसे वैसे उसका सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन बढ़ा। तो ये हो गया P, ये हो गया X, और ये जो स्लोप बन रहा है, ये जो नीचे से ऊपर की ओर जो स्लोप जा रहा है, ये स्लोप हो गया आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट का स्लोप। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये फॉर्मूला स्टार बना के लिख लो। कई बार नीट एग्जाम्स में क्या होता है, एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो बताता है कि अगर आपकी गैस का मोल फ्रैक्शन ना देते हुए केवल मास दिया हो, जैसे बोल दिया 20 ग्राम गैस, 50 ग्राम गैस, 5 ग्राम गैस, और इस गैस का ना तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता हो ना कुछ पता हो, तो आप इस गैस का मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते, आपके पास में केवल मास है।
तो यहां पर एक लॉ और काम करता है, एक फॉर्मूला और काम करता है, वेयर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। जब हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हो जाएगा m इज इक्वल टू के पी। यहां पर ये k हेनरी लॉ कांस्टेंट ना मानो तो चलेगा, दिस इज नॉर्मल कांस्टेंट, और ये मास और ये p, m इज इक्वल टू के पी, मास इज इक्वल टू के पी, एक रूल ये याद रखना, और एक तो आपको मालूम है p इज इक्वल टू के एच एक्स। समझ में आया? ठीक है। तो अब अगर हम यहां पर बात करें कि P इज इक्वल टू के एच एक्स, तो अगर मैं के एच को यहां रख दूं तो P के डिवीजन में x आ जाएगा, जहां पर ये जो P है, P एक प्रकार का प्रेशर है जिसको अगर फॉर एग्जाम्पल हम कांस्टेंट रख लें, अगर हम प्रेशर को बोलते कि यार प्रेशर कांस्टेंट है, तो आप देखोगे कि यहां पर के एच इस मोल फ्रैक्शन के इनवर्स प्रोपोर्शन रिलेशनशिप में आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में आ जाएगा। मतलब जैसे जैसे आपके गैस का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में बढ़ेगा, वैसे वैसे उस सॉल्यूशन के हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू घटेगी। या अगर आपके सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का घटा, तो उस पर्टिकुलर केस में आपके हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। यहां पर मोल फ्रैक्शन इस बात को शो करता है कि आपके गैस की सॉल्युबिलिटी कितनी है, आपके गैस की सॉल्युबिलिटी में लिक्विड कितनी, आपकी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कितनी है, ये बताएगा मोल फ्रैक्शन। ये x की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा, जितनी कम होगी उतना कम सॉल्युबल होगा। अब अपन यहाँ पर एक एनसीईआरटी की टेबल के की पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं, जो मैं चाहूंगा आप एनसीईआरटी खोल के देखो और पूरी एनसीईआरटी ठीक से रीड करो, तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, चलो। तो ये टेबल जब आप देखोगे तो आप देखो नाइट्रोजन 293 केल्विन पर इसके केएच की वैल्यू कितनी है, 76.48, लेकिन यही नाइट्रोजन के 303 केल्विन पर केएच की वैल्यू हो गई 88.4। तो आप देखो नाइट्रोजन का जब हमने टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाया, तो आप देखो इसके केएच की वैल्यू बढ़ गई, और जैसे मैंने आपको सिखाया था कि केएच की वैल्यू बढ़ना एक्स की वैल्यू घटने को शो करता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एक गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन के अंदर डिक्रीज हो जाएगी। आप ऑक्सीजन का केस देखो 293 केल्विन पर 34.86 एंड 303 केल्विन पर 46.82, यानी यहां पर भी आपने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर के बढ़ने से केएच की वैल्यू भी बढ़ी और एक्स की वैल्यू घट गई। आप देखो केएच की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आपके सामने लिखी हुई है, तो यहां पर सीधा सा एक हिसाब लगाना है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू घटेगी, बिल्कुल फिक्स है। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो केएच की वैल्यू बढ़ेगी और जिससे सॉल्युबिलिटी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ की। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज में होता है। जैसे कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर मिला देते हो अंडर हाई प्रेशर, तो एक कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सोडा ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के काम में आता है। दूसरी प्रॉब्लम होती है बेंड्स, ये स्कूबा डाइवर और डीप सी डाइवर्स के अंदर देखा जाता है। जब स्कूबा डाइवर्स जब पानी के अंदर गोता लगाने के लिए जाते हैं तो उनके पीछे जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ठंड आ गई ना, होठ फट गए, खून आने लग गया। आप बोलोगे सर नीट का एग्जाम देख के हमारी कुछ और फट रही है, आपके होठ फट रहे हैं, दुनिया की फट रही है क्या? चलो, तो जब ये स्कूबा डाइवर्स पानी के अंदर जाते हैं तो इनके ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। उस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ में ये लोग नाइट्रोजन गैस भर के रखते हैं, ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर पर प्रेशर बढ़ने की वजह से वो फूटे नहीं, वो बर्स्ट नहीं करे।
तो इस कंडीशन में जब स्कूबा डाइवर पानी के अंदर जाता है तो पानी के अंदर हाई प्रेशर होता है, और हाई प्रेशर की वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ब्लड में इंक्रीज हो जाती है। तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी तो ब्लड में इंक्रीज होती है, साथ साथ में नाइट्रोजन की भी इंक्रीज हो जाती है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर है। अब अंदर तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे स्कूबा डाइवर पानी के बाहर आया, जैसे स्कूबा डाइवर पानी के बाहर आया, उसकी बॉडी पर एकदम से प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि वो पानी के अंदर से बाहर आ गया तो प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम होने से ऑक्सीजन की तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, लेकिन नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी एकदम से कम हो जाएगी। और जब नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी बॉडी में कम होगी तो नाइट्रोजन गैस आपके ब्लड में जिस कैपिलरी में, जिस नस में जहां होगी, वो वहीं से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। अब यहां से तो स्किन है, यहां से कैसे गैस बाहर निकलेगी? इस वजह से उस पर्सन को बहुत ज्यादा मस्क्यूलर पेन होता है, और उसकी कभी कभी ब्लड कैपिलरीज में ब्लॉकेज हो जाता है इन बबल्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से, क्योंकि नाइट्रोजन एकदम लिक्विड से एकदम गैस में बदल जाती है। एकदम प्रेशर कम होने से उसकी सॉल्युबिलिटी एकदम से कम होने लगती है, तो नाइट्रोजन एकदम बॉडी को छोड़ना चालू करेगी, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एकदम एक्सट्रीम पेन होता है, दर्द होता है, और एडवर्स कंडीशन में तो शायद मौत भी हो जाती है। तो इसको बोलते हैं बेंड्स। अब इस कंडीशन को बचाने के लिए आजकल नाइट्रोजन का लेवल 56% से डिक्रीज कर दिया है, और ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम डालने लगे हैं। तो अब हीलियम और ऑक्सीजन ज्यादा बेटर सॉल्युबलाइज है ब्लड में एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन थोड़ा कम डिसॉल्व होता है। अगली कंडीशन होती है एनोक्सिया, एल्टीट्यूड सिकनेस। आप जितने ज्यादा हाई माउंटेन्स पर जाओगे, आप जितने ज्यादा ऊंचाई पर जाओगे, प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और प्रेशर डिक्रीज हुआ तो ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको थकान, कंफ्यूजन, सोचने समझने की शक्ति में प्रॉब्लम, हेडेक जैसा होने लगता है, और एडवर्स कंडीशन में डेथ भी हो जाती है। मैं तुमको डराना नहीं चाहता, बट अब हो जाती है। देन हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी कि अगर आपके पास में एक लिक्विड है और उसके अंदर अगर आप गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं तो उस पर टेम्परेचर का क्या असर होगा। खैर अभी तो हम लोग जस्ट देख कर आए हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज हो जाती है। अब एक बात समझना, जितनी भी गैसेस लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होती है उनमें से मोस्टली एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। जितनी भी गैसेस सॉल्वेंट के अंदर यानी वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है वो मोस्टली एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। तो रिएक्शन ट्राइज टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम इन द रिएक्शन। इफ वी इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विल ब्रेक ए एंड फॉर्म्स बी एंड वाइस वर्सा। मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी है। अगर आपने एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करा तो सॉल्वेंट सॉल्यूट को अलग भी करना जानता है, ये दोनों एक दूसरे से कट के अलग हो जाएंगे। यहाँ पर एक चैटरियल प्रिंसिपल काम करता है, ली चैटरियल प्रिंसिपल, जो कहता है कि अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई है और अगर आपने ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो रिएक्शन फटाफट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ताकि बी का कॉन्सेंट्रेशन बनाकर, बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाकर उसको खुद से बैलेंस कर ले। लेकिन अगर ए का डिक्रीज हुआ कॉन्सेंट्रेशन, अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ तो वो बी का कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज कर देगा, क्योंकि ए अब टूट के बी बना ही नहीं रहा है। तो अब अगर बी नहीं बनेगा तो वापस से टूट के ए कैसे बनाएगा। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन आपको डिक्रीज होता हुआ नजर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो गाइस अभी हम लोगों का एक इंपॉर्टेंट पार्ट और बचा हुआ है दैट वी विल डिस्कस टुमारो। आज का लेक्चर 1.5 घंटे का हो गया एंड आई हैव ओनली स्लॉट ऑफ 1.5 आवर। तो अब इसके आगे की बात हम लोग वन शॉट के अंदर कल करेंगे। हम इस वन शॉट को 2 पार्ट में कवर करेंगे, यानी 2 पार्ट में हम लोग इस चीज को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस अब आपसे मिलता हूं कल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हasta la vista।